हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम फिजिक्स तड़का। इस चैनल पे तुम्हें पर्टिकुलरली जो भी स्टूडेंट सीएसआर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जैम फिजिक्स के लिए, गेट फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड तुम्हें काफ़ी हेल्पफुल वीडियो, लेक्चर वगैरह काफ़ी वीडियोज़ तुम्हें देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो देखो, पर्टिकुलरली एक नई सीरीज़ अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एग्ज़ाम डोज़। ठीक है? ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, जो भी सीएसआर नेट फिजिक्स के लिए, गेट फिजिक्स के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। क्या करेंगे इस सीरीज़ में, अपने क्या डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ में? हमने देखो, सबसे पहले इसका जो मेन मोटिव है इस सीरीज़ का वो यही है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर करना। ठीक है? जो भी सीएसआर नेट में डेफिनिटली जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो उस टॉपिक को कवर करना। इससे ये होगा कि वो पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हारा अच्छे से कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम में भी हम अच्छे से उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और इसमें देखो कैसे करेंगे अपने, मान लो एक टॉपिक, कोई भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस सीरीज़ में अपने वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से डेफ़िनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे नहीं सारे टॉपिक अपने कवर करेंगे। जब भी देखो, यदि तुम बैच जॉइन करते हो, कोर्स लेते हो, या तुम सीएसआर नेट की प्रिपरेशन, फुल प्रिपरेशन करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, कैसे भी मान लो तुम फुल प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे अपने सारे टॉपिक कवर करते हैं। वहाँ पे ये नहीं देखते भई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये करना है, ये नहीं करना, तो अपने जब तैयारी करते हैं तो फुल करते हैं। लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है तो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही सिलेक्ट करने होते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनकी तो रिवीजन करनी ही करनी है। ठीक है? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा, ये सीरीज़ है, उसका मेन मोटिव यही है कि जो भी सीएसआर नेट में एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से रिलेटेड डेफ़िनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, उन टॉपिक से रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके पीछे की थ्योरी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एग्जाम डोज जो 01 है, ये जो फर्स्ट वीडियो है, इसकी रेगुलर वीडियो चलती रहेगी, काफ़ी वीडियो अपलोड करूँगा जब तक 100 टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाते, 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। अब देखते हैं 100 टॉपिक कब तक कंप्लीट होते, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना भी टाइम लगता है। ये सीरीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो सितंबर में एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ तक तो बहुत कम टॉपिक कवर हो पाएँगे, लेकिन जो दिसंबर को, जून को एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल सीरीज़ होने वाली है। ठीक है? तो जब भी काफ़ी बल्क में वीडियो हो जाएगी तो एक साथ तुम देख सकते हो, और बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगा, बट ये है कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार तुमने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो तुम्हें कहीं से दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें दोबारा बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? देखो, मेन मोटिव यही रहना चाहिए। जब भी तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, किसी प्रिपरेशन करो, जो एक टॉपिक तुमने एक बार पढ़ लिया तो उसको इतना अच्छे तरीके से उसी टाइम पे पढ़ लो कि दोबारा उस टॉपिक को तुम्हें उतना ही टाइम ना देना पड़े। ठीक है? एक बार उसको ए टू जेड कवर कर लो उस टॉपिक को। ठीक है? उसमें कुछ रहना नहीं चाहिए। बाद में फिर दोबारा जब उस टॉपिक को अपने पढ़ने जाते हैं, तो हम एक तो सबसे पहले तो वो टॉपिक दोबारा दिमाग से निकल जाता है। फिर ये भी हो जाता है कि उस टाइम भी हमने ढंग से नहीं पढ़ा था इस टॉपिक को, तो फिर दोबारा उतना ही अपने टाइम लगाते हैं उस टॉपिक को कवर करने में। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। एक अच्छी स्ट्रैटेजी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? जो भी तुम टॉपिक कवर कर रहे हो, जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, उसको ए टू जेड पढ़ लो। ए टू जेड का मतलब, यदि तुम्हें किसी किसी बुक में कम मिल रहा है, किसी नोट्स में कम मिल रहा है, तो उसके लिए और रिसोर्सेज़ देखो। नेट की हेल्प ले सकते हो, किसी बुक की हेल्प ले सकते हो, किसी और नोट्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है? किसी यूट्यूब लेक्चर की हेल्प ले सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो। तो उससे ए टू जेड कंप्लीट उस टॉपिक के बारे में कवर कर लो और उसको अपने नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है? कंप्लीट टॉपिक ए टू जेड जब वो हो जाएगा, तो उसके बाद में दोबारा उतना टाइम नहीं, वो रिसर्च होगी एक टाइप से तुम्हारी, इतनी रिसर्च कर ली तुमने, उस टॉपिक को कंप्लीट लिख लिया तुमने, उसके बाद में दोबारा इतना टाइम नहीं लगेगा उस टॉपिक पर। ठीक है? जब दोबारा तुम पढ़ने जाओगे, जस्ट तुम्हें वो जो अपनी नोटबुक है उसको जस्ट रिवाइज करना होगा, तुम्हें बार-बार रिसोर्सेज़ ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस बार दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, वहाँ से देखना पड़ेगा। तो एक जगह तुम उसको लिख लोगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और यही मेरा पैटर्न भी है। जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें करवाता हूँ, कोई टॉपिक तुम्हें करवाता हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ किसी टॉपिक बारे में, और मुझे लग रहा है इस टॉपिक में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है वो कम है, तो फिर उसके बाद में अलग रिसोर्सेज होते हैं, जैसे बुक होगी, कोई यूट्यूब वीडियो होगी, कुछ पीडीएफ फाइल होगी,
कुछ यूनिवर्सिटीज़ की पीडीएफ फाइल होती है, अलग अलग फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की काफ़ी पीडीएफ्स मिल जाती है, एनपीटीईएल की काफ़ी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि जो एमएस जो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम है और आईआईटी जैम फिजिक्स का तो चलो थोड़ा बेसिक आ जाता है, लेकिन सीएसआईआर नेट फिजिक्स गेट का एग्ज़ाम है, इनमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा भी नहीं है भी हर एक टॉपिक को डिटेल में किसी बुक में तुम किसी एक बुक को फॉलो करके तुम किसी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, थोड़ा सा रिसोर्सेस ढूंढने पड़ते हैं कि इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम किस बुक को फॉलो करें, कौन सी बुक को फॉलो करें। तो पढ़ते टाइम भी पढ़ाते टाइम भी जब मैं पढ़ाता होता हूँ, जब मैं प्रिपरेशन इसकी जो जो टॉपिक पढ़ाना होता है, जिस टॉपिक पढ़ाना होता है, यदि किसी बुक में पर्टिकुलर रिसोर्सेज नहीं है तो नेट की हेल्प लेनी पड़ती है या किसी और बुक की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो चीज़ें करनी पड़ती है क्योंकि थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड पेपर है। ऐसा नहीं है भी पर्टिकुलरली तुम्हें एक बुक मिल जाएगी जिसमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उस पर भी धीरे धीरे काम करेंगे। एक पर्टिकुलर बुक हो जिसमें तुम्हें दोबारा उस बुक के अलावा तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए, उस पर भी काम करेंगे आगे, ठीक है। तो ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये नेट जेआरएफ 2020 में पूछा गया है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमें गिवन है, ठीक है। वेयर म्यू एन इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, और जो म्यू एन है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मिरर न्यूक्लियाई, दो मिरर न्यूक्लियाई है, F 10 9 19 और नियॉन 10 19 9, ठीक है। ये प्रोटॉन नंबर है, ये यहाँ पे प्रोटॉन नंबर लिखे जाते हैं, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन नंबर है, ये दोनों न्यूट्रॉन नंबर, और ये टोटल न्यूक्लियॉन की संख्या एटॉमिक नंबर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन शेल मॉडल। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है हमें मिरर न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, दोनों मिरर न्यूक्लियाई का एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और दी है इस क्वेश्चन में कि जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमें गिवन है, लेकिन इसका अपने को यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है उसको तुम्हें याद रखना, और उसका कॉन्सेप्ट क्या उसको भी अपने समझेंगे। तो सबसे पहले जब भी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करोगे तो शेल मॉडल की हेल्प से फाइंड आउट करोगे। तो शेल मॉडल की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट के हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। एक टेबल है, एक छोटी सी टेबल मैं बनवा देता हूँ यहाँ पे। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट यदि करना आ गया तो वो टेबल तुम्हें याद रखनी है। यहाँ पे मैं यहाँ पे बनवा देता हूँ। सबसे पहले देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए यदि मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है तो ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू जे बाय म्यू एन, ठीक है। ये टेबल तुम्हें याद रखनी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी, जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, जब एग्जाम के लिए रिवीजन करोगे तो ये टेबल तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में बनी होनी चाहिए और तुम्हें याद होनी चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट यदि फाइंड आउट करना हो। यदि जे की वैल्यू एल प्लस हाफ हो तो हमारे पास में, और वो प्रोटॉन हो, और जे की वैल्यू एल माइनस हाफ हो और वो प्रोटॉन हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे होगा जे प्लस 2.3, और यदि वो न्यूट्रॉन हो तो माइनस 1.9, और ये होगा जे माइनस 2.3 जे अपॉन जे प्लस 1, और ये होगा 1.9 जे अपॉन जे प्लस 1। तो ये एक छोटी सी टेबल है जो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और शॉर्ट नोट्स में भी ये टेबल लिखनी है तुम्हें। यदि वो प्रोटॉन हो तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट ये होंगे जे एल प्लस हाफ के लिए और जे एल माइनस हाफ के लिए। अब ये है क्या, देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा जो अनपेयर्ड हमारे पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यहाँ पे, वो क्या है, ठीक है। जब सबसे पहले अपने बात करते हैं, जैसे एफ फ्लोरीन, एफ की बात करते हैं, एफ 9 10 19, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या है 9 और न्यूट्रॉन की संख्या है 10। तो न्यूट्रॉन तो इवन संख्या है और प्रोटॉन ओड संख्या है, तो ये अनपेयर्ड प्रोटॉन होंगे। इसमें प्रोटॉन ओड संख्या में है, ओड संख्या में, इसका मतलब प्रोटॉन अनपेयर्ड होंगे। अनपेयर्ड जब प्रोटॉन की अपने बात करेंगे तो हमें शेल मॉडल में देखना पड़ेगा कि जो लास्ट प्रोटॉन आ रहा है, अनपेयर्ड प्रोटॉन आ रहा है, वो किस
शेल के अंदर आ रहा है और उसके लिए पर्टिकुलर जे की वैल्यू क्या है। जैसे हमारे पास में शेल मॉडल से अपने मैग्नेटिक अपने स्पिन कैलकुलेट करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग शेल मॉडल। तो शेल मॉडल से टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें शेल मॉडल में फीलिंग आनी चाहिए कि शेल मॉडल में अपने फीलिंग कैसे करें। तो शेल मॉडल में फीलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो एक पैटर्न याद रखना पड़ेगा जो मैंने ट्रिक भी बताई थी। मैंने किसी लेक्चर में, जब शेल मॉडल का मैंने यूट्यूब पे भी लेक्चर करवा रखा, उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी उसको याद रखने की। शेल मॉडल को कैसे याद रखें, वो जो मतलब जो पर्टिकुलर शेल की एक ऑर्डर है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, उस ऑर्डर को कैसे याद रखें। देखो उस ऑर्डर को याद रखने के लिए पहले 4 टाइम 1 आएगा, फिर एक 2 आएगा, ठीक है। 4 टाइम 1 2, फिर 2 टाइम 1 आएगा, फिर एक 2 आएगा। 4 बार 1 आएगा पहले, फिर एक 2 आएगा, फिर 2 बार 1 आएगा, दो दो कम करते जाओ, फिर एक 2 आएगा, फिर एक बार 1 आएगा, फिर एक 2 आएगा, फिर डबल 1 डबल 2, फिर 3, फिर डबल 1 डबल 2। एक दो बार लिखोगे तुम याद हो जाएगा। तुम अलग तरीके से भी याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, तुम अपना भी तरीका बना सकते हो। लेकिन मैंने जो तरीका बनाया है, जैसे मैंने याद किया था एग्जाम टाइम में भी मैंने ऐसे ही याद किया था, तो वैसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे। पहले 4 बार 1 आएगा, फिर एक 2 आएगा, फिर 2 बार 1 आएगा, फिर एक 2 आएगा, फिर एक बार 1 आएगा, फिर एक बार 2 आएगा, फिर डबल 1 डबल 2, फिर 3 आएगा, फिर डबल 1 डबल 2। इतना याद रख लो, इतना काफ़ी है। तो पहले क्या आता है हमारे पास में, एस आता है, SPDFGHI, ये ऑर्डर होता है हमारे पास में शेल का। तो पहले आता है 1s हाफ, ठीक है, और फिर आएगा 1p। p में हायर वाला पहले आएगा, 1p 3/2, 1p हाफ। फिर p के बाद में आता है d, तो 1d, d शुरू होता है, d में होते हैं 2, एक 3/2 एक 5/2 j की वैल्यू। तो पहले आएगा 5/2 और 1d 3/2 बाद में आएगा। मतलब हायर j पहले आएगा, लोअर j बाद में आएगा। ये j की वैल्यू है, तो हायर j पहले आएगा, लोअर j बाद में। इसका रीजन क्या है वो कंप्लीट हमने थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया था, बट वो तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तुम्हें ये याद रखना है कि हायर j पहले आएगा, लोअर j बाद में आएगा। और यहाँ पे आएगा 2s हाफ, क्योंकि 2 में अभी s नहीं आया था हमारे पास में, s 1 में ही आया था, तो ये 2 स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब 2s हाफ से स्टार्ट होगा। और 1d 3/2, d के बाद में कौन सा होगा, d के बाद में होगा f, और f में हायर वाला है 7/2, d में 5/2 था, f में 7/2 हायर होगा। और 2s हाफ हो गया, और 2 एक और आ रहा है। अब इसका मतलब 2s हाफ तो हो गया था, 2 में s हाफ तो हो गया था, तो s के बाद में क्या था, p, तो 2 में 2p 3/2, 2p 3/2, और फिर 1 में 1f 5/2, ठीक है, क्योंकि f 7/2 हो गया था, 1f 5/2। फिर 2 में p 3/2 हो गया था, तो 2p हाफ। अब फिर 1 आ गया, तो f के बाद में कौन सा, g, तो 1g 9/2 और 1g 7/2, ठीक है। फिर 2 दोबारा आ गया, 2p वाला कंप्लीट हो गया था, तो 2d 5/2, 2d 3/2, और फिर 3, तो 3s हाफ। तो इतना कर लो, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। तो 1s हाफ में दो प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन होंगे, 1p 3/2 में 4 होंगे। मल्टीप्लिसिटी देख सकते हो, 2j + 1, तो 2j + 1 की क्या वैल्यू होगी, p 3/2 के लिए 4 होगी, हाफ के लिए 5, हाफ के लिए 2 होगी, 5/2 के लिए 6 होगी, ठीक है, 7/2 के लिए 8 होगी वैल्यू। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें फिल करने। और इवन एफ की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 9 है, न्यूट्रॉन की संख्या 10 है। तो प्रोटॉन की अपने बात करेंगे, तो प्रोटॉन 9 है, तो 1s हाफ में 2 आ गए, ठीक है। 1p 3/2 में 4 आ जाएंगे, 2 4 6, 1p हाफ में 6 7 8, 2 इसमें आ जाएंगे, 8 हो गए, और एक 1d 5/2 में 8 और एक 9, टोटल 9 प्रोटॉन होंगे हमारे पास में। 2 इसमें आ जाएंगे, 4 5 6, 2 4 6 7 8 और एक 9। तो इसमें लास्ट प्रोटॉन आ रहा है। तो इसके लिए देखो J की वैल्यू क्या है, इसके लिए देखो, इसके लिए ये D है, D शेल है, तो इसके लिए L की वैल्यू तो 2 है, और J की वैल्यू इसके लिए 5/2 है। इसका मतलब JL + हाफ है, ठीक है। S की वैल्यू, स्पिन की वैल्यू हाफ है हमारे पास में, L की वैल्यू 2 है, तो J की वैल्यू 5/2। इसका मतलब J कौन सा है, L + हाफ वाला, और ये प्रोटॉन है।
तो JL प्लस हाफ है और प्रोटॉन है, तो टेबल देखो JL प्लस हाफ और प्रोटॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा J प्लस 2.3। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू J प्लस 2.3 म्यू एन। ठीक है, ये होगा हमारे पास में, म्यू एन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो J कितना है 5/2 प्लस 2.3 म्यू एन, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4.8 म्यू एन। ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा हमारे पास में फ्लोरीन का। ठीक है, ऐसे ही सेम अपने देखेंगे जो हमारे पास में नियोन है। नियोन देखो, नियोन में हमारे पास में, नेक्स्ट पेज पे कर दूं, नियोन के लिए प्रोटॉन की संख्या 10 है, न्यूट्रॉन की संख्या 9 है और ये है हमारे पास में 19। तो अब न्यूट्रॉन फिल करने हैं हमें, तो 1s हाफ में 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 1p 3/2 में 4 न्यूट्रॉन होंगे, 1p हाफ में 2 न्यूट्रॉन होंगे, 2d और एक और आएगा हमारे पास में 1, 4 1 थे ना, हाँ 1d 5/2, 1d 5/2 में 1 न्यूट्रॉन होगा। अब देखो फिल दोनों होते हैं हमारे पास में, ये जो लेवल है ना हमारे पास में, ये लेवल है, ये s हाफ है, तो इसमें 2 न्यूट्रॉन फिल होंगे, 1p 3/2 में 4 न्यूट्रॉन फिल होंगे, 1p हाफ में 2 न्यूट्रॉन फिल होंगे, 1d 5/2 में 1 न्यूट्रॉन। तो ये तो सभी पेयर्ड है, ठीक है, लेकिन ये अनपेयर्ड है। और प्रोटॉन की बात करेंगे, 10 प्रोटॉन है, तो इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, इसमें 4 प्रोटॉन होंगे, ठीक है, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, इसमें भी 2 प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन सभी पेयर्ड है, तो प्रोटॉन कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट में, जो अनपेयर्ड न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है वो कंट्रीब्यूट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट में। तो न्यूट्रॉन है और इसके लिए L की वैल्यू है 2, D के लिए SPDF L की वैल्यू 0 1 2 3 इस टाइप से होती है, FGHI 4 5 6 इस टाइप से L की वैल्यू होती है। तो L की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 5/2 है, इसका मतलब J क्या है L प्लस हाफ है, और ये न्यूट्रॉन है, तो हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इस टेबल से देख सकते हो, JL प्लस हाफ और न्यूट्रॉन है तो -1.9, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी यहाँ पे -1.9 म्यू एन। तो ये हमारे पास में होगा, तो न्यूट्रॉन के लिए होगी जो फ्लोरीन के लिए होगी -1.9 म्यू एन, और जो हमारे पास में सॉरी नियोन के लिए होगी हमारे पास में -1.9 म्यू एन, और फ्लोरीन के लिए होगी 4.8 म्यू एन। तो ये कह रहा है क्लोजेस्ट टू, किसके क्लोजेस्ट होगी, तो ये वैल्यू तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, यहाँ पे 1.8 है तो ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा, न्यूट्रॉन ये नियोन का पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पास में सबसे क्लोजेस्ट होगी। लेकिन यहाँ पे देखो, ये आंसर में हमें यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर में 4.628 देना चाहिए था म्यू एन, ठीक है, और यहाँ पे आना चाहिए था माइनस, ये तो चल जाएगा -1.887, तो ये 1.9 ही हो जाएगा म्यू एन, ठीक है, ये कोई इश्यू नहीं है। तो ये कह रहा है क्लोजेस्ट टू, इसने खुद यूज किया है वर्ड, किसके क्लोजेस्ट है, तो क्लोजेस्ट टू वर्ड यूज किया है, तो हम देखेंगे तो ये दो तो वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर है, 23 पॉइंट समथिंग 26 पॉइंट समथिंग, ये तो बहुत ज़्यादा दूर है। इनमें से और सी और डी में से कन्फ्यूजन होगी, तो सी और डी में देख सकते हो, जो सी ऑप्शन है इसमें जो नियोन है जिसमें न्यूट्रॉन नेगेटिव है, तो उसकी नेगेटिव आनी चाहिए वैल्यू, लेकिन वो पॉजिटिव है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ओनली डी ऑप्शन पॉसिबल। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर में यहाँ पे 4.628 होना चाहिए था, बट फिर भी क्लोजेस्ट कह रहा है तो हम यही आंसर टिक कर देंगे। क्लोजेस्ट की बात कर रहा है, प्रैक्टिकल वैल्यू दे सकता है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे सकता है, जरूरी नहीं जो फॉर्मूले से वैल्यू आ रही है, ये फॉर्मूले से जो वैल्यू आ रही है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करती है, कुछ डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, क्योंकि जो ये शेल मॉडल है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता है। बाद में कलेक्टिव मॉडल का कॉन्सेप्ट आया, कलेक्टिव मॉडल का कॉन्सेप्ट आने के बाद में उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद में फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया गया। कुछ और कमियां थी शेल मॉडल में, सारी कमियां सभी को एक्सप्लेन नहीं करता है शेल मॉडल, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फिर भी डिफरेंट होते। बट कहने का ये मतलब है, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें शॉर्ट नोट्स में क्या याद रखना है, तुम्हें सबसे पहले तो ये वाली टेबल याद रखनी है शॉर्ट नोट्स में, और ये टेबल 1-2 बार तुम लिखोगे तो तुम्हें ईजिली याद हो जाएगी, और ये कॉम्बिनेशन ये तुम्हें पता होना चाहिए।
और यहाँ से तुम स्पिन पैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। शेल मॉडल इतना ही है। शेल मॉडल में यदि स्पिन पैरिटी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। पैरिटी कैलकुलेट करनी है तो पैरिटी क्या होती है हमारे पास में, पैरिटी होती है -1/L, ठीक है। और स्पिन 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 का मतलब है टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। तो मान लो इसकी तुम्हें फ्लोरीन की स्पिन पैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये ओड है प्रोटॉन की संख्या, तो इसकी जो स्पिन होगी हमारे पास में वो तो π/2 होगी। स्पिन का मतलब देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पिन का मतलब होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये पॉइंट याद रखना हमेशा। इन न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पिन का मतलब होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो स्पिन 5/2 और पैरिटी कितनी होगी -1/L, कितना है 2, तो पैरिटी होगी प्लस, तो 5/2 प्लस हो जाएगा स्पिन पैरिटी। ऐसे ही इसमें कैलकुलेट करना है हमें, इसके लिए भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो 5/2 प्लस, तो स्पिन पैरिटी भी कैलकुलेट ईजिली तुम कर सकते हो। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन, और आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, और जो चीज़ें मैंने बताई है ये नोट कर लेना और अपने शॉर्ट नोट्स में भी लिख लेना। इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हारा सही होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। और देखते हैं सेकंड जो हमारे पास में एग्जाम डोज जो सेकंड होगा, सेकंड वीडियो होगा 02 होगा, ठीक है। उसमें भी अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये शेल मॉडल जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वजह से ये मैंने पिक किया था टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।